नमस्कार, मैं पीजी यूनिट से जय पांडे। इस समय हमारे साथ जो है संदीप गायकवाड़, प्रेसिडेंट लीगल चर्च हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। सर, 12th एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच जय पांडे जी। सर, ये चर्च ऑफ साउथ इंडिया के जो स्कूल और चर्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है ये केस आने के बाद, जो हम देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, फैब लास्ट में आया है जो डिसीजन कोर्ट का, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है वहाँ के चर्चों, स्कूलों और बाकी जो इससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन हैं? देखिए, ये ईसाई समुदाय के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट पास हुई है और ये मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से पास हुई और ये ट्रिपल बेंच, जिसको अपन थ्री जस्टिस जहाँ बैठते हैं, 3 जज बैठते हैं। सर, ये ऐतिहासिक क्यों है? ऐसा आपने कहा ऐतिहासिक है ये ऐतिहासिक इसलिए है कि हम इसी के ऊपर आएंगे कि इस जजमेंट के द्वारा जो भी राइट्स है, जो आज हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, हमारे भारत के संविधान ने हम सभी ईसाइयों को एक प्रखर रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर हमारे पास में एक राइट दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको कहीं पे भी ये नज़र आए कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है या यहाँ गलत हो रहा है, तो वो कोर्ट का द्वार खटखटा सकता है और कोर्ट के पास में गुहाई मांग सकता है और उसको न्याय के लिए वो सामने जा सकता है। इसी सिलसिले में ये सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट आज सभी ईसाइयों के लिए, भारतवर्ष के, चाहे वो चर्च ऑफ साउथ इंडिया के हो, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हो, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के हो, या वो बैप्टिस्ट चर्च इन इंडिया के हो, या कोई भी समुदाय के हो, इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया के हो, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड हो, कोई भी समुदाय के हो, इनको पूरे के पूरे अधिकार किस तरह प्राप्त होते हैं कि कोई अगर ये कहेगा कि नहीं, ये हमारा तो धार्मिक अंदरूनी मामला है, इसके अंदर हमारे इलेक्शन में कोई आ नहीं सकता है। ये अक्सर, क्योंकि क्या होता था, बिशप वर्ग और ट्रस्टी हमेशा एक बात बोलते थे, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, ईसाई समुदाय को बोलते थे, हम लोग आपस में हमारा चुनाव करेंगे, हमको जो करना है करेंगे, हमको जो धांधली करना है करेंगे, हमारे बीच में कोई आ नहीं सकता है, हमारे बीच में कोई कोर्ट भी दखल दे नहीं सकता है। इस सिलसिले में ये जो जजमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है पूरे भारतवर्ष के लिए और हमारे पूरी जो भी हमारी ईसाई समुदाय है, पूरी की हमारे कलीसिया है, हमारे क्रिश्चियन कॉलेजेस है, क्रिश्चियन स्कूल्स है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स है, सभी एडमिनिस्ट्रेशंस है, हमारे विडो होम है, ओल्ड एज होम है, इन सभी चीज़ के ऊपर नियंत्रण जो है, वो नियंत्रण कैसे, क्या अगर कोई गलत तरीके से उसका मैनेजमेंट कर रहा है तो उस मैनेजमेंट को गलत तरीके से कर रहा है, तो उस गलत तरीके से करते हुए मैनेजमेंट को किस तरह चैलेंज किया जाए और तुम्हारे क्या अधिकार है। जब तुम इस देश के अंदर तुम ईसाई हो तो तुम्हारे कुछ अधिकार है, वो तुम्हारे अधिकार इस जजमेंट के अंदर आए हैं और वो कैसे आए हैं, उसका लिंक कैसा है, वो मैं आपको विस्तार में आज बताना चाहता हूँ। हालांकि इस सिलसिले में काफ़ी 2-4 वीडियो भी बने हैं, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर आए हैं, लेकिन किसी ने ये जो बात बोल रहे हैं, ये बात आप तक किसी ने नहीं पहुंचाई है। हम पहली टाइम पहुंचा रहे हैं, पहली दफ़ा आपके नज़र में ये चीज़ें ला रहे हैं कि देखिए इसके द्वारा क्या क्या चीज़ें अंडर आती हैं। तो सर, इस केस में क्या है, कुछ हाईलाइट पॉइंट्स? जी हाँ, अभी हम देखिए ये पर्टिकुलर केस, आप ज़रा स्टार्टिंग से देखिए, फर्स्ट पेज पे जाइए, आप फर्स्ट पेज पे जाइए। ये है, ये रिट पिटीशन फाइल हुआ था मद्रास हाई कोर्ट में और मिस्टर डी ब्राइट जोसेफ जो है पिटिशनर है और इन्होंने फाइल किया था वर्सेस चर्च ऑफ साउथ इंडिया CSI सिनोड सेक्रेटरीट और चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन CSITA और ये जो इनका मॉडरेटर है सिनोड सेक्रेटरीट, फिर इनका डेप्यूटी मॉडरेटर है और ये रिट पिटीशन का नंबर है, ये रिट पिटीशन का नंबर है 30472 ऑफ 2022, 30472 ऑफ 2022। तो ये पर्टिकुलर रिट पिटीशन जब हम देखेंगे कि इसके अंदर महत्व की क्या चीज़ें आई है, कि क्या क्या चीज़ें सामने उजागर होगी, अभी हम आपके सामने नज़र आने वाले। प्लीज़ पेज नंबर 36 पे जाइए आप। आप लोग सभी लोगों को, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप लोग ये जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट के वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और आप ये डाउनलोड करके आपके लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपके पास में स्टोर्ड रखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये सभी ईसाई के पास में रहना बहुत ज़रूरी है।
अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो केस का मैं थोड़ा इसमें सारांश से आपको बताना चाहता हूँ कि ये केस इसके लिए फाइल हुआ था कि भाई जो ये मैनेजमेंट करते और ये जो चुनाव लड़ते और ये आपस में बोलते हैं कि हम सभी कुछ है, हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये चीज़ चर्च ऑफ साउथ इंडिया में भी होती है, यही चीज़ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी होती है CNI में, यही चीज़ मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में भी होती है। और ये पूरी धांधली करते हैं बिशप लोग, ट्रस्टी लोग, और ये बताते हैं कि हम भी पूरी धांधली करते हैं, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें कोई दखल नहीं कर सकता है। हमें जो चाहे हम, हमारा उम्र भी बढ़ा दे, हमको जो चाहे हम मैनेजमेंट करें, जिसे चाहे जिसे हम जो रिसोल्यूशन पास करें। ये सब चीज़ें अभी इस जजमेंट के जरिए अभी कोर्ट के दायरे में आ चुकी है। इसके लिए ये जजमेंट हर ईसाई के पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जजमेंट के द्वारा कोई भी ईसाई इन सभी लोगों के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, इनको अगर लगता है कि अन्याय चर्च के खिलाफ हो रहा है, लोगों के खिलाफ हो रहा है, तो इनके खिलाफ कोर्ट में तुम जा सकते हो। अभी हम देखेंगे कि जो ये है कि लॉ विथ रेफरेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 2226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड एज फॉलोइज इन पैराग्राफ 43। देखिए पैराग्राफ 43 में क्या करते हैं, इन द बैकग्राउंड ऑफ द अबव लीगल पोजीशन इट कैन बी सेफली कंक्लूडेड दैट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कोर्ट का जो पावर है, जो कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कोर्ट का पावर है, कोर्ट तुम्हारे कोई भी अगर निर्णय होंगे, जिस निर्णय से अगर कोई भी तरह के किसी भी व्यक्ति को, पब्लिक का कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर हानि पहुंचती है और उसके साथ में नाइंसाफ़ी होती है, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, पब्लिक का कोई भी व्यक्ति हो, ईसाई समुदाय का भले एक व्यक्ति है, उसको भी अगर हानि लग रही है, पब्लिक को किसी को हानि हो रही है इनके निर्णय के द्वारा, तो इस निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है। और कोर्ट के पास में पावर है कि कोर्ट इसको सुनवाई लेगा और जो भी गलत हुआ है उसके खिलाफ कोर्ट जरूर उसके खिलाफ फैसला देने में समर्थ है, क्योंकि कोर्ट के पास में आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उसके पास में जुडिशियल रिव्यू है और ये एक्सरसाइज होता है हाई कोर्ट, इवन इफ द बॉडी अगेंस्ट विच एन एक्शन इज सॉट इज नॉट स्टेट और एन अथॉरिटी। अब यहाँ क्या बात हुई थी कि भाई यहाँ तो ये कोई स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंटलिटी नहीं है। मतलब क्या है, मतलब भाई ये धर्म वाले लोग हैं, ये तो चर्च ऑफ साउथ इंडिया वाले हैं, ये चलाते हैं अपना धर्म, चलाते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तो कोई स्टेट के अंदर नहीं आते, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है। यही चीज़ जो CSI कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं, आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया भी बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है। फिर जब इनके कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है तो ये लोगों को क्या लगता है हम कुछ भी धांधली करेंगे, हमारा क्या कोई करेगा। ये जो चीज़ है ये आज वंस एंड फॉर ऑल यहाँ पे ख़त्म हुई है। अब किस तरह ख़त्म हुई है ये हम आगे देखेंगे। जैसे आप आगे जाओगे तो देखिए, ऊपर कीजिए, हाँ, एन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंटेनेबल अगेंस्ट अ पर्सन और अ बॉडी डिस्चार्जिंग पब्लिक ड्यूटीज और पब्लिक फंक्शंस। The public duty cast may be either statutory or otherwise, and where it is otherwise, the body of the person must be shown to owe that duty or obligation to the public involving the public. देखिए, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आया है, पब्लिक। आज चर्च के मेंबर क्या है, वो इस कंट्री की पब्लिक है। आज चर्च ऑफ साउथ इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, बैप्टिस्ट चर्च इन इंडिया, कोई भी ईसाई चर्च हो या कोई बिलीवर चर्च हो, ये पब्लिक क्या है, ये पब्लिक है। ये पहले भारत के संविधान के तहत ये भारत के नागरिक है, ये पब्लिक है। ये पब्लिक कभी भी पब्लिक के सिलसिले के अंदर कुछ भी आनाकानी होती है तो वो तुरंत कोर्ट जाके अपना अपना फैसला ले सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी धांधली चलती है। और ये धांधली ये भी चलती है कि हमेशा बोला जाता है बिशप वर्गों के द्वारा और CNI सिनेट या CSI सिनेट या CNI सिनेट या जो भी कुछ कमिटी हो कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। डायसिस लेवल के ऊपर जो भी ये जो डायसिस, जैसा कि मैंने आपको बताता है कि धर्म और प्रांत और एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन रहता है, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर शहर, तो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का जो बिशप रहता है वो बोलता है कि मुझे कौन पूछने वाला है, मेरी कमेटी को कौन पूछेगा, मुझे जो निर्णय मैं लेना है लूँगा। अगर मेरे किसी व्यक्ति के खिलाफ अन्याय भी हुआ है, किसी को अगर चर्च में से निकाल दिया गया है, तो वो जाए, भले कोर्ट जाने के पहला उसने पहले मेरे पास आना चाहिए, मैं फैसला करूंगा। वो कोर्ट अपने खुद से जा नहीं सकता है, लेकिन ये सरासर गलत है। ऐसे कई चीज़ें हैं,
कई जजमेंट्स है जो ऑलरेडी फेवर में आए हैं चर्च मेंबर्स के, तुमको कोई निकाल नहीं सकता है चर्च मेंबर से, समाज में से। इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहली बात तो याद रखो कि आप पब्लिक हो, इस कंट्री के पब्लिक हो, इस कंट्री के नागरिक हो, उसके बाद में आप ईसाई हो। पहले तो आप नागरिक हो, तो नागरिक और ईसाई दोनों को इसके अंदर पूरी की पूरी सुविधा प्राप्त होती है। हम आगे जरा देखेंगे कि ये जजमेंट में क्या है। Similarly, for ascertaining the discharge of public function, it must be established that the body or the person was seeking to achieve the same for the collective benefit of the public or a section of it, and the authority to do so must be accepted by the public. ये जो है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ एक चीज़ साफ साफ बताता है। जब मॉडरेटर बिशप लोग इकट्ठा होते हैं, जब चर्च ऑफ साउथ इंडिया सिनड, जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनड या मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी या मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्ट की कमेटी, जो भी ये फंक्शन करते, ये पब्लिक फंक्शन के अंदर आता है। और ये जब पब्लिक फंक्शन आता है तो ये पब्लिक के लिए क्या है? कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ इट। अब ये सेक्शन ऑफ इट म्हणजे इसका मतलब कौन है? ईसाई समुदाय। ये जो सेक्शन ऑफ इट में ईसाई समुदाय आता है, और ये सब पब्लिक के लिए, पब्लिक जब एक्सेप्ट करता है कि तुम्हारे निर्णय हमारे पर लादे जाएंगे और हम उसको ठीक है पालेंगे, संभालेंगे, तब याद रखा जाए कि पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो महत्वपूर्ण जजमेंट है, इस जजमेंट को आप जान लीजिए और इसकी कॉपी हर ईसाई के पास होनी जरूरी है। एक बात याद रखिए, आपको कानून आपके हाथ में पूरी पावर दे रहा है, संविधान आपको दे रहा है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे और डर के मारे चुप जाओगे कि नहीं कोई तो भी बिशप मेरे पे कार्रवाई करेगा, हमको यार चर्च में से कोई पादरी निकाल दिया जाएगा, हमको समाज में नहीं रखा जाएगा, तो इन सब चीज़ों का असर बहुत बुरी तरह पड़ता है आदमी के ऊपर और उसकी मानसिकता के ऊपर। ये मानसिकता से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जजमेंट के द्वारा तुम कोई भी आगे जा सकता है और इन सब गलत चीज़ों को चैलेंज कर सकता है। सर पहले से 226 था? 226 बहुत पहले से है संविधान के अंदर। तो फिर क्यों बिशप लोग या लोगों को अंदर डर नहीं थी, या लोगों के अंदर इसका कुछ, इसके पहले इसकी कोई यूज़ नहीं हुआ था धारा का? देखिए 226 जो है वो जुडिशियल रिव्यू है, और जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स है वो कोर्टों के पास में पहले से है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये ईसाई समुदाय को आज तक पता नहीं था। इसके लिए ये क्या करते थे, ये जो बिशप वर्ग है, ये मॉडरेटर है, चाहे वो चर्च ऑफ साउथ इंडिया के हो, चाहे वो चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के ट्रस्टी हो, या वो UCNITA के ट्रस्टी हो, ये लोग क्या करते थे कि ये लोग बोलते थे नहीं हमारा क्या कौन बिगाड़ेगा। UCNITA वाले ट्रस्टी बोलते थे हमारा तो CNI सिनेट पूरा निर्णय लेता है और इसके हिसाब से हम चलते। तो धांधली तो ये कर रहे हैं, और ये तो हमको पता ही चला है कि कितनी 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 बड़ी और कितनी करोड़ों की धांधली है। तो इस धांधली के तहत ये सब चीज़ें सामने जब आती है तो इसको चैलेंज करने की मुवा आपके पास में है। इसके सिलसिले में अगर आपके पास में दस्तावेज है तो आपको कंप्लेंट करने की भी मुवा है। आप सरकार को कंप्लेंट कर सकते हो, आपके कंप्लेंट को कोई खारिज नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं भाई इसने क्यों कंप्लेंट की, इसका क्या संबंध। ये कोई बात नहीं। तुम अगर हो चर्च के अंदर भक्तगण हो, भक्ति करते हो, तुम ईसाई हो, तो तुमको पूरे अधिकार प्राप्त है। तुमको ज़रूरी नहीं कि ये लोग बोलेंगे मेंबरशिप से हटा दी, कोई हटाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ कहना है कि मैं यहाँ पे भक्ति करने वाला भक्तगण हूँ, भक्ति करने वाला भक्तगण हूँ। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्शिपर, वर्शिपिंग इन दिस चर्च। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आज सामने उजागर होंगी। अब जैसे हम नीचे जाएंगे देखेंगे कि यहाँ जो ये स्टेट और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, इसको आप फिर और ऊपर जाइए। हाँ, इंटीग्रल पार्ट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड थ्रू अ रिट पिटीशन, ऐसा इनका कहना था। किसका? जो CSI वाले हैं उनका कहना था कि ये जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, अंदरूनी मामला है और उसमें कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। कोर्ट के पास में कोई अधिकार नहीं है कि कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करे। इसके लिए चर्च ऑफ साउथ इंडिया कह रही थी कि इसमें कोई भी मेंबर आया, किसी ने कोर्ट में केस फाइल किया तो आप इसका सुनिए नहीं पिटिशनर का, और हमारे इसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। इसके ऊपर स्टेट विद इन द एक्सपांसिव डेफिनेशन अंडर 12 इट वॉज फाउंड दैट द एक्शन कंप्लेंट ऑफ हैज़ पब्लिक लॉ एलिमेंट। अब पब्लिक लॉ एलिमेंट, ये जो पब्लिक लॉ एलिमेंट है, जो आर्टिकल 12 है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी संविधान है, उसका एक आर्टिकल 12 है। ये आर्टिकल 12 के तहत क्या हो जाता है कि पब्लिक लॉ एलिमेंट, पब्लिक, यहाँ मैंने फिर आपको कहा, आप याद रखिए कि आप पब्लिक हो, और ये पब्लिक लॉ एलिमेंट के हिसाब से आप
इसके अंदर आ जाते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए हर चर्च मेंबर कि आप पहले पब्लिक हो और पब्लिक के कास में पूरे अधिकार दिए जाते हैं। आप नीचे देखेंगे जैसे कि हम नीचे और आएंगे कि क्या कहा है हाई कोर्ट ने, और ये तो पूरे विस्तार में पब्लिक ड्यूटी। ये देखिए, वाइल सच ऑफ दोज फंक्शंस, नहीं, हाँ, while such of those functions as would fall within the domain of a public function or public duty be undisputably open to challenge and scrutiny under Article 2026 of the Constitution। अभी पब्लिक ड्यूटी, ये पब्लिक ड्यूटी क्या है? जो भी मॉडरेटर, जो भी ईसाई बिशप, जो भी आज बोलता है मैं चर्च चलाता हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं कॉलेजेस देखता हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं यहाँ पे भी चेयरमैन हूँ, वहाँ पे भी चेयरमैन हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं ढमका हूँ, मैं ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये पब्लिक ड्यूटी है, क्योंकि उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट करते हैं उसका असर इस पब्लिक ड्यूटी के अंदर आता है। पब्लिक फंक्शन आता है उनका और पब्लिक ड्यूटी आती है। तो इसके तरीके ये पब्लिक एलिमेंट ऑलरेडी इनमें है, और इस चीज़ के सिलसिले में ये हमको आज ये देखने के लिए मिला है। जैसे आप पहले भी आपने बताया सिर्फ देख रेख करने के लिए ही बने होते हैं बिशप। बिल्कुल देख रेख करने के लिए बने हो रहे थे, लेकिन इनका क्या है कि ये लोग अपने आप में खुद को एक कानून समझने लगते हैं। हर बिशप, हर ट्रस्टी, हर मॉडरेटर, हर एक डेप्यूटी मॉडरेटर अपने आप को एक कानून समझने लगता है। उसको लगता है कि मैंने मीटिंग ले ली, जो मन में आया वो रिजोल्यूशन पास किए, जो मन में आया हमने ठराव हम लोग ने लाए और ठराव पारित कर दिए बहुमत के द्वारा, बस हमने कर दिया, अब हमको कोई चैलेंज नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर उनका ठराव पब्लिक के फंक्शन के अंदर पब्लिक को तकलीफ देता है, या पब्लिक को हानि पहुंचाता है, या प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाता है, या एडमिनिस्ट्रेशन को हानि पहुंचाता है, या किसी भी तरफ से अन्याय करता है लोगों के ऊपर, चर्च के समुदाय के लोगों के ऊपर, तो वो पब्लिक ड्यूटी में आता है, और भी वो आज के बाद में चैलेंज आराम से हो सकता है। इस ऑर्डर में 3 जज के बेंच ने ये मद्रास के हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर सामने लाया है। सर स्कूल और सारी चीज़ें हैं पड़ी हुई, तो क्या यहाँ के जो साउथ को छोड़ के भी बाकी जगहों पे भी इसका असर मिलेगा देखने के लिए है? बिल्कुल, इसका असर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पे भी है, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया पर भी है, बैप्टिस्ट चर्च पे भी है। जो क्रिश्चियन ईसाई समुदाय जो चर्च चलाता है, जो स्कूल चलाता है, जो कॉलेज चलाता है, और तो और जो ये अपना अस्पताल चलाते हैं, डिस्पेंसरी चलाते, जो भी चीज़ चलाते हो आप, आखिर में उसको चैलेंज करने का दौरा, मतलब हर कोई चर्च का जो भक्तगण है, जो वर्शिपर है, जो ईसाई समुदाय है, उसमें से कोई भी एक आदमी, एक व्यक्ति ने, इसे भी एक व्यक्ति ने चैलेंज किया है। इसको कोई लोगों ने चैलेंज नहीं किया, इसको कोई कमिटी ने चैलेंज नहीं किया। आप याद रखिए, ये जो केस है, एक व्यक्ति मिस्टर डी ब्राइट जोसेफ, एक ईसाई ने पूरा का पूरा ये जो जजमेंट लाके प्रॉपरली हर चीज़ करवा के आज बहुत बड़ी राहत दी है सभी ईसाइयों को। मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर डी ब्राइट जोसेफ का, जिन्होंने एक केस फाइल की और इतना महत्वपूर्ण फैसला आज हमारे सामने आया है। आगे नीचे जाइए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, फर्दर एन अमेंडमेंट टू इंक्रीज द एज ऑफ सुपर एन्युएशन हैज बीन पुट इन प्लेस टू एंश्योर दैट पर्सन्स नाउ इन मैनेजमेंट कैन कंटिन्यू फॉर द फर्दर पीरियड अनअपोज्ड। ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, फर्दर एन अमेंडमेंट टू इंक्रीज द एज of superannuation has been put in place to ensure that the person now in management can continue for a further period unopposed। मतलब हमने किसी आदमी को नियुक्त किया, उसकी टर्म खत्म हो गई है, फिर भी हम नियुक्त कर रहे हैं, हम बोलते हैं हम कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, एक बिशप का कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है, हम बोल रहे हो, हम बाकी बिशप लोग बोल रहे हैं और हम मॉडरेटर है तो हम बोल रहे हैं ठीक है, ये बिशप को हम कंटिन्यू करा रहे हैं, तुम ही चेयरमैन रहो, तुम्हारे खिलाफ कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई नहीं, और तुम अनअपोज्ड बिल्कुल तुम चलते रहोगे, तुमको कुछ नहीं होगा और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि निर्णय हमने लिया है, हम बिशप है, हम मॉडरेटर है, हम ट्रस्टी है, हम निर्णय ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो एज है, एज खत्म हो गया, सुपर एन्युएशन हो गया, उनका रिटायरमेंट का एज हो गया तो ख़त्म, उसके बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं।
कई ट्रस्टों में धांधली मची हुई है कि रिटायरमेंट का एज हर ट्रस्टी ने छुपाया हुआ है। ईसाई समुदाय में बहुत बड़ा धांधली चलती है कि हर ईसाई के अंदर जो कि ट्रस्टियों का रिटायरमेंट का एज होता है वो इन्होंने छुपाया है। ये इसलिए छुपाया है कि इन लोग हमेशा चलते रहे, बूढ़े होते रहे, मरते दम तक भाई हम ही ट्रस्टी रहे। इसके लिए ये लोग बहुत कुछ करते हैं और बहुत गलत तरीके से चीज़ें चलती है। तो इसके ऊपर नियंत्रण भी आया है, और किस तरीके का नियंत्रण आया है हम आगे चलने वाले एपिसोड्स में वो भी आपको बताएंगे। सर इसके नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है? जी नहीं, अभी तो फिलहाल तो ये जो पता सर जज जो ये जो है इधर देखिए, चर्च ऑफ साउथ इंडिया के सिलसिले में हम ये बताना चाहते हैं। रिस्पोंडेंट मतलब चर्च ऑफ साउथ इंडिया, सिनड, सेक्रेटरीट, चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन लगभग 2300 स्कूल चलाता है। 2300 स्कूल, 150 कॉलेज, 104 हॉस्पिटल इन इंडिया। देखिए आप, therefore the public duty that they discharge falls within the contours of article 21 and 21A of the constitution of India। यहां साफ साफ लिखा है कि अगर आप इतने स्कूल चलाते हो, आप इतने कॉलेजेस चलाते हो, आप इतने अस्पताल चलाते हो, तो आपकी ये पब्लिक ड्यूटी बनती है, और एक पब्लिक ड्यूटी के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आते हो। और इसके लिए आप जरा ऊपर जाइए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच नर्चर एंड डेवलप यंग माइंड्स शुड एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी फॉर द पर्सन्स पासिंग थ्रू दिस इंस्टीट्यूट्स। देयरफॉर पर्सन एडमिनिस्ट्रिंग एंड मैनेजिंग दिस इंस्टीट्यूशन शुड बी अबव बोर्ड। इसका देखिए 2 लाइन के अंदर साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति आज ये मैनेज कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग रहता है, इनके ऊपर धब्बे रहते हैं, इनके खिलाफ FIR रहते हैं रजिस्टर्ड, कई संगीन गुनाहों के FIR रजिस्टर्ड रहते, उसके बावजूद ये कंटिन्यू करते, ये कहते अभी तक मेरा कन्विक्शन नहीं हुआ है तो मैं कंटिन्यू करता हूं, लेकिन ये गलत है। इधर ये साफ साफ लिखा है कि जब आप एडमिनिस्टर करते हो, मैनेजिंग करते हो, शुड बी अबव बोर्ड। आपको इन सब चीज़ों के ऊपर उठना होगा और इससे परित रहना होगा। आपके सामने पूरी पारदर्शिता से आपको करना होगा, ये चीज़ जरूरी है। आप ऊपर लीजिए। Since the educational institutions run by both aided as well as unaided are bound by statutory regulations of varying degrees, they are amenable to the writ jurisdiction। अब यहाँ क्या चीज़ है, कोई भी स्कूल हो, कोई भी अस्पताल हो, कोई भी कॉलेज हो, इसको राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आना पड़ता है, राज्य के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आना पड़ता है, राज्य के मेडिकल जो मंत्रालय रहता है, जो चिकित्सा की सुविधा देखता है, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंडर आता है। वहाँ के कुछ परमिशंस मिलने के बाद ही ये संस्थाएं चलती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कोई अनाथ आश्रम हो, या चाहे जो भी कुछ आपके वर्किंग हॉस्टल हो, या जो भी कुछ। तो यहाँ जब आता है सरकार के, आपके परमिशन का जो दायरा आता है, सरकार के परमिशन के बाद ही आप ये इसकी इन संस्थाओं को चला सकते हो। तो इसका मतलब क्या आता है कि ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है ये प्रस्तापित हो जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण गहराई से समझाया गया है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका जो स्टैंडर्ड्स है वो सब पूरा दिया है। और ये आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा 226 ये जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके दायरे में जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कहते हैं, वो पूरा का पूरा जुडिशियल रिव्यू आता है। द एजुकेशनल एजेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रन बाय द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज द सिनॉड। अभी सिनॉड, CNI सिनड भी है, CSI सिनड भी है, ये CNI सिनड को भी लागू होता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिनड हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स। Therefore, any act impacting the process of electing the synod, अभी देखिए, electing the synod would have a direct impact on the quality and standard of this institution, hospitals। अभी process of electing of the synod ये बहुत गहराई में है, और इस सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाले दिनों में तुरंत आपको अभी नज़र आने वाली है। हो सकता है इसी महीने में, मार्च 2 या अप्रैल में, बहुत तो, लेकिन ये 1-2 महीने के अंदर आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सामने आने वाली है।
सर बहुत अभी बिल भी जो है पास हुई है CAA लेके, तो क्या इससे भी कुछ रिलेटेड है? क्योंकि ये लोग अपने आप को मानते नहीं थे संविधान को लेके, जैसे 226 की जो यहाँ पे दिखाया हुआ है आर्टिकल, तो इसमें भी ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए आप CAA को आप पहली बात तो आप समझ लीजिए, ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ सिटीजनशिप के जरिए उन्होंने क्या किया है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नहीं, जैसे आपने कहा इसमें कि ये लोग अपने आप को यहाँ के वो नहीं मानते थे, इनका कोई रोल इसमें नहीं है। CAA में कोई रोल नहीं है। CAA में रोल जो है, ये जो विदेशी मूल्य के लोग हैं और जो ईसाई है, जो सिख है, जो हिंदू है, जो पारसी है और जो अदर धर्म के हैं, मुस्लिम छोड़ के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें से जो लोग यहाँ पे आके हैं, भारत में जिन्होंने पनाह ली है, उनको सिटीजनशिप दिया जाए, ये सिलसिले में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। हालांकि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कई त्रुटियां हैं, क्योंकि मुस्लिमों के अधिकार तुमने क्यों छीन लिए भाई? अगर मुस्लिमों को आए हुए, ऑलरेडी कई मुस्लिम यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप उनके अधिकार कैसे क्या संविधान में छीन लेते हो? इस सिलसिले में लगभग 200 पिटीशन, 200 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई अभी जल्दी लेने वाला है। इनफैक्ट आज ही के अखबार के अंदर, आज यानी आज की तारीख 17 मार्च के अखबार के अंदर साफ साफ लिखा है, लगभग 200 पिटीशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इस सिलसिले में होने वाले हैं। क्या इसके ऊपर भी हम एक एपिसोड ले सकते हैं क्या बीच में कभी भी? बिल्कुल बिल्कुल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर भी आप एपिसोड बिल्कुल ले सकते हैं और हम आपको विस्तार में इसके सिलसिले में बताएंगे। जैसा जैसा ये हियरिंग होगा और जो ऑर्डर आएगी, और वो हम ऑर्डर को पूरा विस्तार में एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा आपको जरूर ये दायरा आपको बताएंगे। अभी सर ये जो है इसके ऊपर में साफ एक चीज़ और लिखी है जो महत्वपूर्ण है। अपार्ट फ्रॉम रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 मतलब CSI सिनट और CSI TA। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में क्या आएगा? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनट, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CITA, UCNITA, ये सब आएंगे। आर ऑल्सो मेंटेनिंग चर्चेस एंड डिस्चार्जिंग फंक्शंस ऑफ द क्लर्जी। क्लर्जी मतलब क्या? क्लर्जी मतलब प्रीस्ट। These functions are outside the scope of judicial review under Article 226 of the Constitution of India. अभी ये क्या कहते हैं कि चर्चेस का रनिंग, डिस्चार्जिंग फंक्शंस ऑफ द क्लर्जी आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 2026। म्हणजे ये हमारे आउटसाइड हो गए। अब इसके सिलसिले में क्या है देखिए, अ पर्सन अग्रीव्ड बाय द एक्ट्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स 1 and 2 relating to the above can definitely move this court under Article 226 of the Constitution of India to ensure the due compliance of this public duty। एक मिनट, यहाँ पब्लिक ड्यूटी आती है। जो भी प्रीस्ट अगर आपको चर्च के अंदर गलत तरीके का चीज़ करता है, आपको अनाउंस करता है, निकाल देता है, और वो बोलता है कि मैंने निकाल दिया, मेरे कमेटी ने मुझे बोला और मैंने आपको निष्कासित कर दिया, इस कमेटी से मैंने अनाउंस कर दिया और मैंने निकाल दिया, मैं यहाँ पे होल एंड सोल हूँ। बिल्कुल नहीं, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, अ पर्सन अग्रीव्ड यहाँ जा सकता है और ये इसके अंदर पब्लिक ड्यूटी के अंदर आता है। इसके लिए अभी हर पादरी, हर प्रीस्ट, हर बिशप, ये अभी क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अभी ये बोल नहीं सकता है कि मैं चर्च का पादरी हूँ, मैं तो केवल चर्च देखता हूँ, मैंने क्या है, मेरे चर्च के कमेटी ने निर्णय लिया, मैंने अनाउंस कर दिया, फलाना आदमी बहुत हमको तकलीफ दे रहा था, हमने उसको निकाल दिया। अधिकतर ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति सवाल पूछता है चर्च के अंदर अपनी कमेटियों को, उनकी फाइनेंस की धांधली के ऊपर, तो वो फाइनेंस की धांधली को छुपाने के लिए वहाँ के ट्रेजरर और वहाँ की कमेटियाँ ऐसे निर्णय लेती है कि जो निर्णय से उस आदमी को चर्च के बाहर निकाला जाता है, उसके ऊपर झूठे आरोप दिए जाते हैं जो कभी सिद्ध नहीं होते हैं। और जब वो व्यक्ति किसी बिशप के पास कंप्लेंट में जाता है तो वो बिशप क्या करता है, निर्णय नहीं लेता है, वो बोलता है मेरा ही प्रीस्ट है मेरा, और ये क्या करता है, प्रलंबित रखता है 4-4 साल, 5-5 साल। आदमी थक जाता है। ये आदमी ने न करते हुए बिशप अगर निर्णय नहीं ले रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन रुकना है। 60 दिन के बाद में आप तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जाइए और सीधा केस दाखिल कीजिए, और केस दाखिल करके अंडर 226 ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू के तहत आप आपका हक अधिकार मांग सकते हो कि आप ये भी बता सकते हो कि मैंने ये सवाल पूछे थे, इसके उपरांत मेरे पर ये कार्रवाई हुई और क्या क्या झूठ हुआ है। ये पूरी आपको पूरी की पूरी हिदायत देता है।
पूरे के पूरे ईसाई समुदाय को, चाहे वो मेथडिस्ट चर्च का हो, चाहे वो CNI का हो, चाहे वो CSI का हो, चाहे वो इवेंजेलिकल चर्च का हो, बैप्टिस्ट चर्च का हो, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसमें साफ साफ दिखा है कि रिट पिटिशन अगेन रिस्पोंडेंट 1 and 2 who has been struck off is maintainable where the action of these respondents which has a direct impact on the educational institution hospitals being run by the respondents। इसका मतलब रिट पिटिशन मेंटेनेबल है और इस तरीके से मिस्टर डी ब्राइट जोसेफ अपनी केस जीत चुके हैं और इस तरीके से पूरा का पूरा ईसाई समुदाय पूरे भारतवर्ष में विजयी ठहर गया है। सर, अगर जो ईसाई समुदाय से नहीं है लेकिन उसको कहीं न कहीं भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है, अगर उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो क्या यह आर्टिकल के द्वारा वो भी जो है कंप्लेन करके कोर्ट में ले जा सकता है लोगों को, दोषियों को? बिल्कुल ले जा सकता है, लेकिन वो कौन सा? अगर आपके मंदिर में आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, आप जा सकते हो। आपके मस्जिद में आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, उनके खिलाफ आप जा सकते हो, लेकिन आपके पास प्रूफ चाहिए कि ये धांधली हुई है, आप उसके तहत आप जा सकते हो। आपको ये पर्टिकुलर ऑर्डर इसके लिए काम में आ जाएगी। नहीं, मान लीजिए मंदिर में है या दूसरे कोई व्यक्ति है जैसे क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, उनको लगता है कि इस मंदिर में कहीं न कहीं जो फ्रॉड है या फिर किसी चर्च में या किसी मस्जिद में जैसे धार्मिक या कहीं ऐसी जगहों पे है, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं आर्टिकल का? देखिए, ये आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं मंदिर के अंदर जाऊँ और मंदिर की धांधली बाहर निकालूँ। मेरा मंदिर से कोई संबंध नहीं है। मेरा चर्च के व्यक्ति, वैसे हिंदू आदमी केवल मंदिर के लिए जा सकता है, मुस्लिम आदमी केवल और केवल अपने जो अपनी जो नमाज की जो घर है जहाँ पे या जो भी मिनुज के मस्जिद है या उनका वाकफ़ बोर्ड है उसके खिलाफ, वाकफ़ बोर्ड में काफ़ी करोड़ों के अब्जों कब्जों की धांधली चलती है, तो वहाँ पे वो जा सकता है। और कई वाकफ़ बोर्ड के सिलसिले में, डिसीजंस के सिलसिले में ऑलरेडी कई हमारे मुस्लिम बांधव गए भी हैं और हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग गए भी हैं। तो एक तरह से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का अपने समुदाय के तो 226 का यूज कर सकते हैं समाज में लोग, और इससे लोगों को जागरूकता भी मिलेगी, क्योंकि अभी ये जो डिसीजन आया है बहुत अच्छा ऐतिहासिक है। और जैसे कि आपने बताया भी, तो और भी समुदाय के बारे में मैं सोचता हूँ कि और भी समुदाय के लोगों को इसके बारे में पता चले और इसका लोग इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल, इसमें लोग इस्तेमाल कर सकते। केवल आपको क्या बताना है कि मैं यहाँ पे भक्तगण हूँ, मैं यहाँ भक्ति करता हूँ। तुमको ये नहीं बताना है कि मैं यहाँ मेंबर हूँ, तुम्हें सिर्फ बताना है मैं यहाँ भक्ति करता हूँ और भाई मैं पैदाइशी भाई ये हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ से निगड़ित हूँ, मेरे माँ बाप फलाने फलाने वो भी इसी मंदिर जाते हैं, वही हम मंदिर आए। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सामने आ गई है और इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। बाकायदा मेन इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये चर्चेस को लागू होता है, क्योंकि एक ईसाई समुदाय का ही जो एक ऐसा चीज़ है, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इस कदर पूरे की कानून जो बनाए चर्चेस के, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, घटना बनाया, ये जो एक फॉर्मेट बनाया है। अब आप देखिए कि मंदिरों में और मस्जिदों में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बनाया है, और ऐसा फॉर्मेट मेरे लिए आश्चर्यचकित की बात है कि ऐसा कोई फॉर्मेट लिखित स्वरूप में नहीं है कि जो सभी लोगों को दिया जाए। और इन सब चीज़ों से लोग काफ़ी वंचित हैं हमारे देश में। हालांकि हम तो ईसाई समुदाय तो बहुत इस शुक्रगुजार है कि ब्रिटिशर के कि उन्होंने ये सब चीज़ ढांचा तैयार रखा है, क्योंकि ढांचे के तहत ही आज हमको ये फ़ायदा हो रहा है। सर, ये फैसला आने के बाद जबलपुर और बाकी जगहों पे, कलकत्ता के इन सारी जगहों पे और क्या क्या असर कितना देखने के लिए मिला, इसके बारे में आप नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे या फिर? बिल्कुल, हम नेक्स्ट एपिसोड में इसका खुलासा करेंगे। तो एपिसोड आप 13 देखना ना भूलें, क्योंकि इस चीज़ों क्या असर हुआ है, कितना असर हुआ है, किस हद तक असर हुआ है, यह चीज़ें हम आपको बताएंगे कि क्योंकि यह जो है एक ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है। जैसे संदीप सर ने बताया कि एक ऐतिहासिक फैसला 226 का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 12 का इस्तेमाल यूज़ हुआ है और इसका अच्छा खासा असर देखने के लिए मिला है। इससे जो है समाज में जितनी भी चर्च, स्कूल, ये सब सारी चीज़ें जहाँ पे धांधली आती, उनके ऊपर कहीं न कहीं एक डर, एक भय आ गया है उनके अंदर, क्योंकि वो डर रहे हैं कि उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और इसी के साथ आप इस कंटिन्यू आप बने रहें इस एपिसोड में, और 13 में 12 आप देख रहे हैं, 13 में आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें। हम यही उम्मीद आपसे करेंगे कि आप समाज में जो है लोगों को जागरूक करें इस वीडियो के माध्यम से। बस छोटा सा प्रयास करते हुए मैं जय पांडे, PG न्यूज़ से। जय हिंद।